अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल खौफनाक इन फिक्शन नॉवेल्स बाय नादिया। आई होप कि आप खुश होंगे और खैरियत से होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। आइए शगुफ्ता के इस खौफनाक और पुरअसरार वाक़यात से भरे हुए नॉवेल की किस्त नंबर 16 को सुनते हैं। जाफर मूस की रूह को किस तरह अपने मदफन की तरह लौटने पर मजबूर करना होगा, ये मैं तुमको बताता हूँ। नासिर और साजिद बड़े गौर से उसकी बातें सुन रहे थे। तुम्हें यहाँ से एक तवील मुसाफत तय करके ढोकपुरा नामी एक बस्ती की तरफ जाना होगा, जो भेरा के शुमाल मगरिब में 200 मील की मुसाफत पर है। जाफर मूस वहीं का बाशिंदा था। किसी ज़माने में यहाँ एक बुत परस्त कौम आबाद थी, जो सांसी कहलाती थी। ये कौम सिफली उलूम की माहिर समझी जाती थी। जाफर मूस भी इन्हीं मरदूद लोगों में से था। अगरचे अब इस कौम का खात्मा हो चुका है और अब वहाँ हिंदू मुस्लिम दोनों कौमियत के लोग आबाद हैं, लेकिन अब भी सांसी कौम के चंद गिने चुने लोग वहाँ मौजूद हैं, जो बज़ाहिर खुद को हिंदू कहते हैं, मगर इनका हिंदू मज़हब से कोई ताल्लुक़ नहीं। जाफर मूस की हलाकत के बाद सांसी कौम की तादाद घटने लगी। कुछ ने हिंदू मज़हब कबूल कर लिया और कुछ हमारे आबा व अजदाद की दीनी तबलीग के बाद सच्चे दिल से मुसलमान हो गए, मगर चंद कट्टर सांसी आज भी जाफर मूस के पैरोकार हैं और खुफिया तौर पर जादू टोना करते रहते हैं। जाफर मूस की हलाकत के बाद जो अगर्म नामी गिरोह वजूद में आया, वो सांसी कौम के इन बचे कुचे लोगों के साथ मिल गया, मगर अब सांसी कौम को आगरम पर फौकियत हासिल है, क्योंकि अब वही जाफर मूस की शैतानी कुव्वतों को दोबारा जिंदा करने के लिए कोशा हैं। काना गोरकन भी दर हकीकत आगरम ही के गिरोह से ताल्लुक़ रखता था और सांसियों के ईमा पर ही इस कब्रिस्तान में रहता था, ताकि वो तुम लोगों को मुझसे मिलने न दे। इस तरह अब सांसी और आगरम दोनों मुश्तरका तौर पर अपने शैतानी पैरोकार जाफर मूस के मफादात के लिए कोशा हैं। ढोकपुरा इस जगह का पहले नया नाम है। पहले कुछ और होता था। इन लोगों ने वहाँ वीरान जंगल में चमाई नामी एक बंदर के तहखाने में अपनी इबादतगाह बना रखी है और वहीं जाफर मूस का बुत भी बना रखा है, और रात गए तक वहाँ जाप अलाप और जादू टोना करते रहते हैं। इनका सबसे अहम मकसद यही है कि जाफर मूस की रूह इस बुत के अंदर समा जाए, और ख़ुद जाफर मूस की बदरूह भी यही चाहती है। अगर ऐसा हो गया तो जाफर मूस से मुकाबला करना तुम लोगों के लिए भी खतरा बन सकता है। लिहाजा तुमने चमाई के इस पुराने मंदिर में दाखिल होकर इसके बुत को पाश पाश करना होगा, क्योंकि जाफर मूस की बदरूह के बस में ये नहीं है कि वो ता क़यामत इसी तरह सरगर्दा मारी मारी फिरती रहे। फिर वो खुद ही अपने वतन की तरफ लौट जाएगा। अब तुमने मेरी बातें गौर से सुन ली। कोई सवाल है तो कर लो, ये हमारी आखिरी मुलाकात होगी। शहीद नेक शाह की रूह इतना कहकर खामोश हो गई। साजिद ने पूछा, ए नेक रूह, आपका बहुत शुक्रिया, हम ऐसा ज़रूर करेंगे, लेकिन अगर खुदा न खास्ता अंधेरी कोठी जहाँ इस बदरू का मदफन है, अगर वो हमसे छिन जाए या इसे लोग नजर आतिश कर डालें, तो हमें इस सूरत में क्या करना होगा? क्योंकि वहाँ महल्ले के कुछ लोगों पर हम पर शुबा होने लगा है कि हम अंधेरी कोठी में बैठकर जादू टोना करते हैं। साजिद के सवाल पर शहीद नेक शाह की रूह ने कहा, ऐसा मुमकिन है, क्योंकि जाफर मूस की बदरू भी यही चाहती है कि इसके मदफन का नामो निशान तक मिट जाए और वो इसी तरह भटकती रहे और मासूम और बेगुनाह इंसानों को सताती रहे। इसलिए तुम लोगों को इस अंधेरी कोठी की भी हिफाजत करना होगी। बस अब मेरे जाने का वक्त हुआ चाहता है। अल्लाह तुम्हारा हामी और नासिर हो और तुम्हें इस नेक मकसद में मदद फरमाए और कामयाब करे। इसके बाद शहीद नेक शाह की कब्र पर मुअल्लक वो मलगजा सा धुआं धीरे धीरे ओझल होने लगा, हत्ता कि मुकम्मल तौर पर गायब हो गया। चलो अच्छा हुआ हमारी जान छूटी, अब ये लोग हमें तंग नहीं करेंगे। इन सब लोगों के जाते ही जीनत ने एक तमानियत भरी सांस लेकर कहा। शगुफ्ता इसके बरक्स मुतफक्किर होकर बोली, जीनत, ये अच्छा नहीं हुआ। इस तरह लोगों को इस बात का पुख्ता यकीन हो जाएगा कि हम इस कोठी में जादू टोना करते हैं, और मुझे पूरा यकीन है कि इस बदरू ने जानबूझकर अपनी खौफनाक झलक इन्हें दिखाई थी ताकि हमें यहाँ से बेदखल कर दिया जाए। शगुफ्ता की बात को जीनत को भी माकूल महसूस हुई। यही सबब था कि उसके आसार उभर आए, और फिर वो इसी लहजे में बोली, तो फिर अब क्या होगा? देखें क्या होता है। इन लोगों को तो मौका हाथ आना था, सो आ गया।
अब ये लोग ज़रूर कोई गुल खिलाएंगे, बल्कि मुझे डर है कि कहीं महल्ले वाले मुश्तइल होकर इस कोठी को ही आग न लगा दें। शगुफ्ता हद दर्जा परेशान हो गई। जीनत ने इसे तसल्ली देने की कोशिश करते हुए कहा, हौसला रखो शगुफ्ता, मैं अपनी सहेली एडवोकेट खालिदा तौफीक से बात करूंगी। पहले देखें तो सही कि होता क्या है। 2 दिन खैरियत से गुजर गए। अगले दिन सुबह जब वो दोनों दफ्तर जाने की तैयारी करने लगी तो महल्ले के चंद लोगों ने, जिनमें नासिर का मामू शफकत पेश था, इन्हें अल्टीमेटम दिया कि अगर उन्होंने 2 दिनों में कोठी खाली ना की तो इस कोठी को आग लगा दी जाएगी। ये सुनकर दोनों दफ्तर जाने के बजाय सीधी एडवोकेट खालिदा के पास पहुंची। उसने उन्हें तसल्ली दी कि महल्ले वालों को किसी भी इमलाक को नजर आतिश करने का कोई हक नहीं पहुंचता, ये सरीहन जुर्म है। साथ ही इसने ये भी कह दिया कि वो अपने शौहर इंस्पेक्टर तौफीक अहमद के जरिए मुताल्लिका थाने के इंचार्ज पर भी दबाव डलवाएगी और पुलिस के चंद जवानों को भी अंधेरी कोठी की हिफाजत के लिए वहां मुतय्यन कर दिया जाएगा। इसकी बात सुनकर जीनत और शगुफ्ता को कदरे तसल्ली हो गई और फिर यही हुआ। आनन फानन अंधेरी कोठी के गिर्द पुलिस के चंद जवान मुतय्यन कर दिए गए। 7 महल्ले वालों को भी सख्ती से मुतनब्बे कर दिया गया कि अगर उन्होंने कानून को हाथ में लेने की कोशिश की तो सबको अंदर कर दिया जाएगा। महल्ले वाले डर तो गए, लेकिन चंद शरपसंदों बशमूल शफकत ने दिल में तहैया कर लिया था कि कुछ भी हो इस मनहूस कोठी को नजर आतिश करके ही रहेंगे। ताहम बज़ाहिर उन्होंने भी चुप साध ली। वक्त अंदेशों और वसवसों के अंधे के साए तले गुजरने लगा। ये इससे तीसरे रोज का जिक्र था। अंधेरी कोठी के बाहर मुतय्यन 4 पुलिस वालों की यहाँ ड्यूटी 8-8 घंटे के हिसाब से 3 शिफ्टों में लगा करती थी। बिलखुसूस जो 4 पुलिस वाले रात में ड्यूटी देते थे, इन पर ज्यादा जिम्मेदारी आयद होती थी। वो सख्त बेजार हो चुके थे। रात के 12 बजे का अमल था। हर सू गहरा सन्नाटा तारी था। सर्दी भी कड़ाके की पड़ रही थी। तारीक फजा पर गहरी कोहर छाई हुई थी। महज चंद गज के फासले से ज्यादा कुछ दिखाई न देता था। अंधेरी कोठी पर गहरा सुकूत तारी था। इसके गेट के दोनों संगी सुतूनों पर दूध या ग्लोब रोशन थे। पुलिस वालों के लिए कोठी के अंदर गेट के पास ही एक छोटा सा गार्ड केबिन बना दिया गया था। इन चारों ने आपस में ही शबीना ड्यूटी बांट ली थी। शुरू के 4 घंटे पहले 2 सिपाही गेट के बाहर गश्त करते थे, जबकि बाकी 2 अंदर गार्ड केबिन में सोते थे। 4 घंटे पूरे करने के बाद इनके दोनों साथी इन्हें जगाकर खुद सो जाते। चुनाचे इस वक्त भी इसी बाहमी रजामंदी के मुताबिक 2 सिपाही अंदर केबिन में सो रहे थे और बाकी 2 सिपाही गेट के बाहर पहरा दे रहे थे। दोनों सिपाहियों ने मौसम की मुनासिबत से गर्म शाल ओढ़ रखी थी। एक के हाथ में टार्च थी। दोनों बाहर सख्त ठिठुरती सर्दी में गश्त कर रहे थे। यार कादिर, सिगरेट तो पिला, बड़ी सर्दी है, एक सिपाही ने अपने दोनों हाथ आपस में रगड़ते हुए अपने दूसरे साथी कादिर बख्श से कहा। वो चिढ़कर बोला, तुझे पता भी है रात की ड्यूटी सख्त होती है, अपना कोटा तुझे लाना चाहिए था। पहला वाला दोस्ताना मुस्कुराहट से बोला, अच्छा यार, भूल गया, उधार सही, कल लाऊंगा तो दे दूंगा मैं, बस ला दे इधर। मजबूरन कादिर बख्श ने अपनी जेब से सिगरेट की डब्बी निकालकर एक सिगरेट इसे थमाई और दूसरी अपने होठों में दबा ली। दूसरे ने दिया सलाई जलाई। दोनों लंबे लंबे कश लेने लगे। कादिर बख्श के साथी का नाम नवाज था। वो बोला, कादरे, तुझे पता है ये कोठी ऐसे भी है? हाँ हाँ मालूम है, ये ऐसे ही झूठी कहानी है ताकि इसका मालिक औने पौने दामों से फरोख्त कर दे। कीमत गिराने के ये हथकंडे बहुत पुराने हो चुके हैं। कादिर बख्श ने मुंह बसोरकर कहा। नवाज ने कहा, मैं सच कह रहा हूँ कादरे, मुझे तो यार बड़ा डर लग रहा है। अचानक इनकी समातों से एक आवाज टकराई, ठक ठक ठक। ये ऐसी आवाज थी जैसे कोई पुख्ता जमीन पर लाठी टेकता हुआ चला आ रहा हो। दोनों ने चौंककर सामने देखा। वहां गहरी धुंध छाई हुई थी। ये आवाज कैसी आ रही है? नवाज ने कहा। शायद कोई चौकीदार है। कादिर बख्श ने घूर कर सामने छाई हुई दबीज कोहर में देखने की कोशिश करते हुए कहा। तब फिर अचानक दोनों को धुंध में एक इंसान का धुंधला धुंधला हैवला नजर आया। इसके दाएं हाथ में लाठी थी जिसे वो पुख्ता सड़क पर मारते हुए धीरे धीरे बढ़ता चला आ रहा था। दोनों दम्बाखुद उसे देखने लगे। फिर जब वो इंसानी हैवला धुंध की दबीज तह से पूरी तरह निकल आया तो वो दोनों ठिठके। इसका सर नजर नहीं आ रहा था। पहले वो यही समझे कि शायद धुंध की वजह से ऐसा है, मगर जब वो लाठी बदस्त शख्स इनके बिल्कुल करीब आकर खड़ा हो गया तो दोनों की मारे दहशत की चीखें निकल गईं।
और वो थर थर कांपने लगे। इस शख्स का सर गायब था। नवाज तो भाग खड़ा हुआ, जबकि कादिर बख्श ने जरा हिम्मत से काम लेकर अपनी राइफल इस सरकटे इंसान पर तान ली। सरकटा बड़ी फुर्ती के साथ इसी सिमत आन खड़ा हुआ जिस रुख पर उसका साथी नवाज दहशतजदा होकर दौड़ा था। कादिर बख्श ने भी घबराकर अपना रुख मोड़ा और सरकटे पर गोली चला दी। रात के सन्नाटे में एक इंसानी चीख उभरी। कादिर बख्श यही समझा कि सरकटे को गोली लग गई है, मगर गोली सरकटे के जिस्म से पार होकर दौड़ते हुए सिपाही नवाज की कमर में पेवस्त हो गई थी। वो त्योरा कर गिरा था। सरकटा, जो दर हकीकत जाफर मूस की बदरू ही थी, अपना गुल खिलाने के बाद गायब हो चुकी। कादिर बख्श के जब होश ठिकाने आए तो उसके हाथ पांव फूल गए। वो बदहवासी के आलम में दौड़ता हुआ अपने जमीन बोस पड़े साथी नवाज के करीब पहुंचा। इस असना में गोली चलने के धमाके से बाकी दो सिपाही भी जाग चुके थे। नवाज बेसुध पड़ा था, उसकी कमर से खून बहे जा रहा था और वो मर चुका था। कब्रिस्तान में हू का आलम था। शहीद नेक शाह की बातें सुनने के बाद नासिर और साजिद के चेहरों पर जोश मुतरश्शे था। वो मशरिक की सिमत पो फटने वाली थी। दोनों ने जरा देर रुक कर आपस में सुलह मशवरा किया और फिर आबादी की तरफ बढ़ गए। उन्होंने यही तय किया था कि सांसियों और आगरम दोनों से जंग किए बगैर सबसे पहले चमाई के मंदिर में मौजूद जाफर मूस के बुत को पाश पाश करें। बसूरत दीगर इन्हें अगर सांसियों और आगरम वालों से जंग भी लड़ना पड़ी तो वो पीछे नहीं हटेंगे। इनके साथ एक मुश्किल ये थी कि साजिद नाबीना था, जबकि जाफर मूस के बुत को सिर्फ साजिद ही पाश पाश कर सकता था, क्योंकि वो शहीद नेक शाह के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता था। बाहर तो दोनों अल्लाह का नाम लेकर आबादी की तरफ चल पड़े। वहाँ उन्होंने खेतों में काम करते हुए मकामी शख्स से ढोकपुरा के बारे में मालूमात हासिल की कि वो किस तरफ है। नेज़ वहाँ तक इन्हें पहुँचने के लिए कोई सवारी मिल सकती थी। इस शख्स ने बताया कि ज़रा देर बाद शाहपुर से एक लारी आएगी जो भीरा से होती हुई सिख पुल जाएगी। वहाँ से ढोकपुरा 90 किलोमीटर के फासले पर है। वो वहाँ से सीधे ढोकपुरा जाने के लिए उन्हें एक और सवारी मिल जाएगी। दोनों को भूख प्यास भी सता रही थी। कल रात से उन्होंने कुछ नहीं खाया था, इसलिए उन्होंने सबसे पहले होटल का पता पूछा और एक छप्परनुमा होटल पर पहुंचकर शिकम सेरी की। शाहपुर से आने वाली लारी भी वहीं रुकती थी। ज़रा देर बाद लारी आ गई। दोनों उसमें सवार हो गए। 15 मिनट बाद लारी सुखपुर पुल की तरफ रवाना हो गई। मज़ाफ़ाती और देहाती रास्तों पर सफ़र करती हुई लारी को छोटे छोटे गाँव और बस्तियों में रुकती रही और रात गए इन्हें सुखपुल उतरना नसीब हुआ। सुखपुल एक दरिया था जिसे पार करने के बाद आबादी शुरू हो जाती थी। गालिबन इसी वजह से इस गांव का नाम सुखपुल रखा गया था। साजिद और नासिर लारी से उतरे तो उन्होंने सुख का सांस लिया, क्योंकि ये एक अच्छा खासा बड़ा देही इलाका था। यहाँ इन्हें एक सराय भी मिल गई। रात उन्होंने वहीं बसर करने का सोचा और सराय में दाखिल हुए। सराय क्या थी? एक छोटा मट्टी की दीवारों वाला 2 मंजिला मकान था। सराय की मालिक एक मोटी सी हिंदू औरत थी। सुखपुल में मुसलमानों और हिंदुओं की अच्छी खासी तादाद थी। कुछ घर सिखों के भी थे। सराय की मालिका का नाम कलावती था। वो एक स्याह रंग की अधेड़ उम्र औरत थी। इस औरत के अलावा एक जवान लड़की और मर्द भी था। बाद में पता चला कि जवान लड़की रूपा इसी की बेटी थी और जवान मर्द रूपा का शौहर यानी कलावती का दामाद था। तीनों ने इस सराय का नज़्म नक्श संभाला हुआ था। बाकी एक नौकर भी था, उसका नाम अब्दुल था और वह एक जवां मर्द था। नासिर और साजिद को यहाँ अजीब सी वीरानी और वहशत का एहसास होने लगा। इन्हें एक कमरा दे दिया गया था। कमरा छोटा था, मगर दोनों के लिए रात गुजारने के लिए काफ़ी था। वो झलंगा सी चारपाइयों पर मेले कुचेले बिस्तर बिछाए गए थे। लगता है हमारे अलावा और कोई मुसाफिर यहाँ नहीं ठहरा हुआ, नासिर ने कहा। हाँ, मुझे भी कुछ ऐसा ही महसूस होता है। एक अजीब सी खामोशी और वीरानी है यहाँ, साजिद ने ख्याल जाहिर किया। ज़रा देर बाद कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। आ जाओ, दरवाज़ा खुला है, नासिर ने कहा। सराय का मालिक अब्दुल अंदर दाखिल हुआ और वो बगौर दोनों के चेहरों का जायज़ा लेते हुए सपाट लहजे में बोला, कुछ खाने पीने के लिए लाऊं? क्या है खाने में? नासिर ने पूछा। तरकारी है, वो बोला। ठीक है, ले आओ, नासिर ने कहा तो अब्दुल चंद सानिये वहीं खड़ा रहा। नासिर को ऐसे लगा जैसे वो कुछ बेचैन सा था और इनसे कुछ कहना चाहता था। क्या बात है? बिलाखिर नासिर ने पूछ ही लिया। तुम लोग मुसलमान हो? अब्दुल ने हौले से पूछा। बोलने का अंदाज सरगोशियाना था।
हाँ, नासिर ने इस बात में सर हिलाते हुए मुख्तसरन कहा तो अब्दुल खामोशी से लौट गया। जरा देर बाद हिंदुस्तान में हू का आलम तारी था। शहीद नेकशा की बातें सुनने के बाद नासिर और साजिद के चेहरों पर जोश मुतरश्शे था। वो दूर मशरिक की सिंध फूह फटने वाली थी। दोनों ने ज़रा देर रुककर आपस में सलाह मशवरा किया और फिर आबादी की तरफ बढ़ गए। उन्होंने यही तय किया था कि सांसियों और आगरम वालों से जंग किए बगैर सबसे पहले चमाई के मंदिर में मौजूद जाफर मूस के बुत को पाश पाश कर दें। बसूरत दीगर इन्हें अगर सांसियों और आगरम वालों से जंग भी लड़ना पड़ी तो वो पीछे नहीं हटेंगे। इसके साथ ही एक मुश्किल ये भी थी कि साजिद नाबीना था, जबकि जाफर मूस के बुत को सिर्फ साजिद ही पाश पाश कर सकता था, क्योंकि वो शहीद नेकशा के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता था। बाहर तो दोनों अल्लाह का नाम लेकर आबादी की तरफ चल पड़े। वहाँ उन्होंने खेतों में काम करते हुए एक मकामी शख्स से ढोकपुरा के बारे में मालूमात हासिल की कि वो किस तरफ है। नेज़ वहाँ तक इन्हें पहुँचाने के लिए कोई सवारी मिल सकती थी। इस शख्स ने बताया कि ज़रा देर बाद शाहपुर से एक लारी आएगी जो भेरा से होती हुई सुखपुल जाएगी। वहाँ से ढोकपुरा 90 किलोमीटर के फासले पर है और वहाँ से इन्हें सीधी ढोकपुरा जाने के लिए एक और सवारी मिल जाएगी। दोनों को भूख प्यास भी सता रही थी। कल रात से उन्होंने कुछ नहीं खाया था, इसलिए उन्होंने सबसे पहले होटल का पता पूछा और एक छप्पर नुमा होटल पर पहुंचकर शिकम सैरी की। शाहपुर से आने वाली लारी भी वहीं रुकती थी। ज़रा देर बाद लारी आ गई। दोनों उसमें सवार हो गए। 15 मिनट बाद लारी सुखपुल की तरफ रवाना हो गई। मज़ाफ़ाती और देहाती रास्तों पर सफ़र करती हुई लारी कई छोटे छोटे गाँव और बस्तियों में रुकती रही और रात गए इन्हें सुखपुल उतरना नसीब हुआ। सुखपुल एक दरिया पर था जिसे पार करने के बाद आबादी शुरू हो जाती थी। गालिबन इसी वजह से इस गांव का नाम सुखपुल रखा गया था। साजिद और नासिर लारी से उतरे तो उन्होंने सुख का सांस लिया। ये अच्छा खासा बड़ा देही इलाका था। यहाँ इन्हें एक सराय भी मिल गई। रात उन्होंने वहीं बसर करने का सोचा और वो सराय में दाखिल हो गए। सराय क्या थी? एक छोटा मट्टी की दीवारों वाला 2 मंजिला मकान था। सराय की मालिक एक मोटी सी हिंदू औरत थी। सुखपुल में मुसलमानों और हिंदुओं की भी अच्छी खासी तादाद थी। कुछ घर सिखों के भी थे। सराय की मालिका का नाम कलावती था। वो एक स्याह रंग की अधेड़ उम्र औरत थी। इस औरत के अलावा एक जवान लड़की और मर्द भी था। बाद में पता चला कि जवान लड़की रूपा इसकी बेटी थी और जवान मर्द रूपा का शौहर यानी कलावती का दामाद था। तीनों ने इस सराय का नज़्म व नस्क संभाला हुआ था। बाकी एक नौकर भी था, उसका नाम अब्दुल था और वो एक जवान मर्द था। नासिर और साजिद को यहाँ अजीब सी वीरानी और वहशत का एहसास होने लगा। उन्हें एक कमरा दे दिया गया था। कमरा छोटा था मगर दोनों के लिए रात गुजारने के लिए काफ़ी था। 2 झलंगा सी चारपाइयों पर मैले कुचेले बिस्तर बिछाए गए थे। लगता है हमारे अलावा यहाँ कोई मुसाफिर नहीं ठहरा, नासिर ने कहा। हाँ, मुझे भी कुछ ऐसा ही महसूस होता है। एक अजीब सी खामोशी और वीरानी है, साजिद ने ख्याल जाहिर किया। जरा देर बाद कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। आ जाओ, दरवाज़ा खुला है, नासिर ने कहा। सराय का मुलाजिम अब्दुल अंदर दाखिल हुआ। वो दोनों के चेहरों का जायज़ा लेते हुए सपाट लहजे में बोला, कुछ खाने पीने के लिए लाऊं? क्या है खाने में? नासिर ने पूछा। तरकारी है, वो बोला। ठीक है, ले आओ, नासिर ने कहा तो अब्दुल चंद सानिए वहीं खड़ा रहा। नासिर को ऐसे लगा जैसे वो कुछ बेचैन सा था और इनसे कुछ कहना चाहता था। क्या बात है? बिलाखिर नासिर ने पूछ ही लिया। तुम लोग मुसलमान हो? अब्दुल ने हौले से पूछा। बोलने का अंदाज सरगोशियाना था। हाँ, नासिर ने इस बात में सर हिलाते हुए मुख्तसरन कहा तो अब्दुल खामोशी से लौट गया। ज़रा देर बाद सराय की मालिका कलावती अंदर आ गई। उसने मैली सी साड़ी बांध रखी थी। उसकी आंखें मोटी मोटी और उबली हुई सी थीं। वो दोनों के चेहरों को बगौर देखती बोली, भोजन के अलग से पैसे देना होंगे। नासिर को नागवार गुजरा, तहाँ वो जब्त करके बोला, हाँ हाँ दे देंगे पैसे। कितने हुए? 50 रुपये, वो औरत बोली। नासिर ने अपनी जेब से एक 50 का नोट निकालकर उसकी तरफ बढ़ा दिया। कलावती ने नोट लेकर अपने गिरेबान में उलझ लिया और कमरे से निकल गई। ज़रा देर बाद अब्दुल खाने पीने का ट्रे उठा के लाता हुआ नजर आया। खाना खाने के बाद अब्दुल दोबारा खाली बर्तन समेटने अंदर दाखिल हुआ और जब वो लौटने लगा तो फिर इनकी तरफ मुड़ा। नासिर की नज़रें इसके चेहरे पर जमी हुई थीं। वो अजीब से लहजे में इनसे बोला, खुदा करे तुम्हारी रात खैरियत से गुजर जाए। तुम कहना क्या चाहते हो?
नासिर इसकी बात पर चौंक कर बोला। अक्लमंदों के लिए इशारा काफ़ी होता है। वो ये बुड़बुड़ाता हुआ कमरे से निकल गया। नासिर और साजिद बेचैन से हो गए। क्या कहना चाहता था आखिर ये? साजिद ने गोमगू से लहजे में नासिर से पूछा। पता नहीं, न जाने क्या बात है, कमबख्त अधूरी बात कर कर हमें बिलावजह परेशान कर गया, नासिर ने इसे कोसते हुए कहा। अल्लाह मालिक है नासिर भाई, तुम दरवाजे को अंदर से कुंडी लगाकर सो जाओ, सुबह तड़के तो चले जाना ही है, हम खामखा क्यों परेशान होते फिरें, साजिद ने कहा। नासिर ने उठकर कमरे के दरवाजे को अंदर से कुंडी चढ़ा दी। फिर दोनों चारपाइयों पर दराज हो गए। थकन के बायस दोनों का ही नींद से बुरा हाल था, इसलिए चारपाई पर लेटते ही सो गए। अलबत्ता कमरे की बत्ती उन्होंने नहीं बुझाई थी। रात के जाना कौन सा पहर था। अचानक नासिर की आंख खुली। उसका दिल जाने क्यों तेज तेज धड़क रहा था। वो फौरन उठकर बैठ गया। कमरे की बत्ती रोशन थी। नासिर की समझ में नहीं आ रहा था कि इसकी आंख किस वजह से खुली थी। उसने बराबर वाली चारपाई पर साजिद को गहरी नींद में सोए हुए पाया। अचानक दरवाजे के बाहर हल्की सी आहट उभरी। नासिर बुरी तरह ठिठक गया और बगौर आंखें सुखेड़ कर दरवाजे की तरफ देखने लगा। दरवाज़ा हिलने लगा, जैसे कोई बाहर से दरवाजे को अंदर धकेल कर खोलने की कोशिश कर रहा हो। कौन है? नासिर ने वहीं चारपाई पर बैठे बैठे कदरे बुलंद आवाज़ से कहा तो अचानक दरवाज़ा हिलना बंद हो गया। तब नासिर ने किसी के कदमों की चाप सुनी। बाहर जो कोई भी था वो अब वापस जा रहा था। नासिर के जी में जाने क्या आई कि वो जल्दी से उठा और दरवाजे के करीब पहुंचकर उसने कुंडी खोल दी। फिर दरवाजे का एक पट खोलकर बाहर देखा। इसे दाएं जानिब मुख्तसर सी नीम तारीख राहदारी में कोई जाता नजर आया। नासिर का दिल तेजी से धड़कने लगा। वो दबे पांव पीछे की तरफ पहुंचा और चलने लगा। वो पुरस्कार शख्स बाएं जानिब एक और तंग सी राहदारी के सिरे पर पहुंचा और उसने दीवार से चिपक कर आड़ से बाएं जानिब एक और तंग राहदारी में झांका तो अचानक उसने एक दूसरे कमरे से दो अफराद को निकलते देखा। पहला वाला शख्स इन्हें देखकर रुक गया था। फिर इन दो नौवारिद अफराद में से एक ने जरा तल्ख सरगोशी में पहले वाले शख्स से कहा, अब्दुल, तुमने हमारा काम खराब कर डाला। नासिर ठिठका। वो औरत की आवाज़ थी, लेकिन ये सराय की मालिका कलावती न थी। गोया यह अब्दुल ही था जो दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रहा था। नासिर ने दिल में सोचा, मगर क्यों? उसने उलझकर खुद से सवाल किया। फिर उसे अब्दुल की आवाज़ सुनाई दी। वो खासा दुरुस्त लहजे में इस जवान औरत से बोला, रूपा, मैं तुम लोगों को यह नहीं करने दूंगा। रूपा के हमरा खड़े हुए शख्स ने दांत पीस कर गुस्सीले लहजे में अब्दुल से कहा, तुम हमारे नौकर हो और नौकरों की तरह रहो, समझे? तुमने इन दोनों को ज़रूर पहले से मुहतात कर दिया होगा, इसीलिए वो अंदर से कुंडी लगाकर सो गए हैं। हालांकि हमने तुम्हें सख्ती से ताकीद की थी कि इन्हें ऊपर वाले कमरे में ले जाना, जिसके दरवाजे पर सिरे से कुंडी मौजूद ही नहीं है। नासिर अब इसकी भी आवाज़ पहचान गया था। ये रूपा का शौहर था, जिसका नाम अभी नासिर को मालूम न हो सका था। इधर अब्दुल ने जवाबन इसे मुखातिब करके कहा, शेखर साहब, मैं तुम लोगों का मुलाजिम ज़रूर हूँ, लेकिन मैं तुम्हें इनकी जानों से खेलने नहीं दूंगा, समझे तुम? नासिर अब्दुल की बात सुनकर धक से रह गया। अब्दुल इनका खैर ख्वाह निकला था, लेकिन नासिर की ये समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर इन लोगों को इनसे क्या दुश्मनी थी। अचानक नासिर ने देखा कि अब्दुल के अक़ब से एक और इंसानी हैवला नमूदार हुआ। फिर जब तक नासिर समझने की कोशिश करता, इस मोटे ताज़े इंसानी हैवले ने अपने हाथ में पकड़ी हुई जाने किस शय से अब्दुल की पुश्त पर वार किया। अब्दुल के हलक से घुटी घुटी चीख खारिज हुई। इधर रूपा के शौहर शेखर ने जल्दी से आगे बढ़कर अब्दुल के मुंह पर हाथ रख दिया। नासिर सर तपा लरज गया। अब इस मोटे ताज़े इंसानी हैवले को वो पहचान गया था। ये कलावती थी। इसके हाथ में खून आलूद छुरा था। इसने मजीद 2-3 वार अब्दुल की पुश्त पर किए और वो ढेर हो गया। फिर कलावती ने हाँफती हुई आवाज़ में शेखर से कहा, इसकी लाश सराय के पिछवाड़े में पुराने कुएं में फेंक दो और जल्दी लौट आओ। इन दोनों का भी यही हशर करना होगा। इसकी बात पर शेखर अब्दुल की लाश को दोनों टांगों से पकड़कर घसीटता हुआ एक तरफ ले गया। ये लर्ज़ा खेज मंजर देखकर नासिर का रुआं रुआं कांपने लगा। इसे अब अपनी और साजिद की जानें खतरे में महसूस होने लगी। वो एक लम्हा ज़ाया किए बगैर वापस पलटा और तेज़ तेज़ मगर मोहतात रवि से चलता हुआ अपने कमरे में पहुंचा। फिर साजिद को झंझोड़ कर जगाने लगा। साजिद, साजिद उठो। साजिद फौरन हड़बड़ाकर उठ गया।
क्या हुआ, खैरियत तो है नासिर भाई, नासिर ने कहा। फिर दोनों दरवाजे की तरफ बढ़े और जैसे ही नासिर बाहर निकला, इसे अपने सामने शेख कर एक बड़ा सा डंडा थामे खड़ा नजर आया। उसने जैसे ही वो डंडा नासिर के सर पर रसीद करना चाहा तो नासिर ने अपने सर को डंडे की ज़रब से बचाने की खातिर झुकाई ली। नतीजतन डंडा उसके सर पर ना लगा, अलबत्ता उसके बाएं कंधे पर पड़ा। नासिर के हलक से कर्बनाक चीख बुलंद हो गई। साजिद बेचारा नासिर की चीख सुनकर परेशान हो गया। उधर नासिर ने जल्द ही खुद को संभाला। इसे अच्छी तरह अंदाजा हो गया था कि वो खूनी लोगों के हत्थे चढ़ गए हैं। अगर वो डर गया तो ये लोग दोनों को जान से मार डालेंगे। चुनाचे इधर शेखर ने दोबारा डंडे से नासिर पर वार करना चाहा तो नासिर ने अपने मजरूब कंधे की तकलीफ को भुलाकर एक जोरदार लात शेखर के पेट पर रसीद कर दी। वो लड़खड़ाकर दीवार से जा टकराया। नासिर इसे संभलने का मौका दिए बगैर इस पर झपटा और एक घूंसा उसकी नाक पर जड़ दिया। घूंसे की ज़रब जोरदार साबित हुई। शेखर के हलक से करीहा चीख खारिज हुई और इसकी नाक का बांसा टूट गया। इसकी नाक से बहने वाला खून इसके चेहरे को मजीद खौफनाक बना रहा था। अचानक नासिर ने कलावती को हाथ में